कॉम्पटन प्रभाव भाग 2 की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि सब आप अपने नोट्स के साथ ही ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि भाग 1 में आपने अपना नोट्स बना लिया होगा और ने कहा था आपसे कि आप अपना वो डायग्राम, अपना वो चित्र जो बनाया था हमने, और समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 अपने साथ रखिए। तो सबसे पहले ये कॉम्पटन प्रभाव क्या है? तो बोले भाई कि ये कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, तरंग दैर्ध्य में अंतर आ जाता है प्रकीर्णन के पश्चात। मतलब आपतित उच्च आवृत्ति विकिरण के प्रकीर्णन के पश्चात तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, ये क्या है? कॉम्पटन प्रभाव है। और किसके द्वारा प्रकीर्णन होता है? स्थिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और ये जो परिवर्तन आता है तरंग दैर्ध्य में, मतलब प्रकीर्णित विकिरण का तरंग दैर्ध्य माइनस आपतित विकिरण के तरंग दैर्ध्य के अंतर को हम लोग क्या नाम दे दिए? दोनों में जो अंतर आएगा उसको हम लोगों ने कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन हटाव या कॉम्पटन शिफ्ट कहा था, और यही हम लोग को निकालना है, या यही सर एच कॉम्पटन ने निकाला था और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। यही अध्ययन था उनका। ठीक है, तो उन्होंने इसका कैलकुलेशन का शुरुआत कैसे किया? तो उनका कहना था कि आपतित विकिरण और स्थिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच का जो संघट्य होता है, जो टक्कर होता है, वो प्रत्यास्थ है। और प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? ऊर्जा और संवेग संरक्षित होते हैं। तो आपने क्या किया? ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया और समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने संवेग संरक्षण का नियम लगाया x दिशा में, और संवेग संरक्षण का नियम लगाया y दिशा में। x दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगा करके समीकरण 2 निकला, और y दिशा में संवेग संरक्षण का नियम लगा करके समीकरण नंबर 3 निकला। और आपने ये भी कहा कि भाई ऊर्जा मतलब कार्य, और कार्य क्या है? अदिश है, तो दिशा नहीं चाहिए, तो उसको x और y दिशा में हम लोग नहीं लगाए थे। और दूसरा आपने कहा कि संवेग जो है सदिश है, इसलिए उसको x दिशा में संवेग संरक्षण और y दिशा में संवेग संरक्षण लगा दिया। अब आपके पास ये चित्र था, ठीक है ना? सदिश वियोजन भी किया आपने। इसके हिसाब से आपने 3 समीकरण निकाले। समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 मिला के देखिए, इसमें कोई गलती हो तो उसको करेक्ट करेंगे हम लोग। देखिए समीकरण नंबर 1, h की घात 2 f की घात 2। f आवृत्ति है ना, न्यू की जगह मैं f लिखा था। क्यों लिखा हूं न्यू की जगह f? क्यों लिख रहे हैं? ताकि v जो आ रहा है यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है और न्यू दोनों में अंतर नहीं होने से कई बार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ियां होने के चांस रहते हैं। होता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, हो सकते हैं, इसलिए हम लोग आवृत्ति को f लिख लेते हैं भाई, है ना? तो h की घात 2 f की घात 2 धन h की घात 2 f डैश की घात 2 माइनस 2h² f डैश प्लस m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस 2h f माइनस f डैश m0 c स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर c टू द पावर 4। समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 2 मिलाइए। समीकरण नंबर 2 है h की घात 2 f की घात 2 धन f डैश की घात 2 cos की घात 2 थीटा माइनस 2f डैश कॉस थीटा इक्वल m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 देखिए, h स्क्वायर f डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल m स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। एक काम करिए, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़िए। जोड़ दे तो ध्यान दीजिए, अब आपका त्रिकोणमिति का एक सूत्र उपयोग होने वाला है इसमें, बड़ा फेमस। तो देखिए यहाँ h स्क्वायर f स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया मैं। यहाँ का ये h स्क्वायर और ये f डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ क्या है? h स्क्वायर f डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए क्या आ गया? h स्क्वायर f डैश स्क्वायर बराबर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? ये देखिए, अब हमारे पास माइनस 2f डैश कॉस थीटा माइनस, ये देखिए h स्क्वायर, करेक्ट, 2 f डैश
कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा बराबर, यहाँ देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, क्या बचा 1, तो क्या आ जाएगा ये वाला इक्वेशन आ गया। तो इससे क्या मिला आपको, यहाँ से आपको ये समीकरण नंबर 4 मिल गया। समीकरण नंबर 4 क्या बना, समीकरण नंबर 4 आपका बन गया एच स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ डैश कॉस थीटा इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे मैं क्या करने वाला हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 की बात करूंगा, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 पे आते हैं। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4, मिला के देखिएगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1 आएगा एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, दिखा, और एच स्क्वायर माइनस में नहीं, ये तो प्लस में आया है, ठीक है। मिला के देख लेते हैं भाई, चलो तो देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये प्लस में है, दिखा, ये आपका एच स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोग दोनों को समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 4 को घटाते हैं। चलिए घटाएं, तो ये क्या आ गया, प्लस में रहेगा। तो देखिए एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ डैश एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 2h एफ डैश एम नॉट सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। समीकरण नंबर 4 एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ डैश कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलते हैं ना, तो यहाँ क्या आ गया देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस है ना, और ये प्लस था तो ये माइनस। क्या होगा देखिए, अब ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब इसको देखिए 2h स्क्वायर एफ डैश और यहाँ 2h स्क्वायर एफ डैश, अगर इसको लें तो ये देखिए 2h स्क्वायर एफ डैश कॉस थीटा और माइनस 2h स्क्वायर एफ डैश, ये दोनों, और ये देखिए हम लोग आगे चले तो एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस में है, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 2h एफ माइनस एफ डैश एम नॉट सी स्क्वायर 2h एफ माइनस एफ डैश एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ऐसा, अब एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों का। क्लियर है यहाँ तक। अब आराम से करिए, देखिए 2h एफ डैश और 2h एफ डैश कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा और यहाँ से पूरा निकल गया ये, तो बचा -1। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 2h एफ डैश एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है। और इसको ये देखिए एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, पहले तो आप कॉमन ले लो, किसको, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 कॉमन लिए इन दोनों में, तो बचा क्या, यहाँ तो बचा 1 और एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 निकाल रहे हैं, है स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर एक्स्ट्रा निकला है ना, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, तो ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से करिएगा और धीरे धीरे करते हैं। चलिए ये 2h एफ डैश कॉस थीटा -1 2h एफ डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये देखिए 2h एफ डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब m का मान रखिए, m बराबर कितना होता है, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत में आपने कहा था ना कि द्रव्यमान बदलता है, तो वेग के साथ जब द्रव्यमान बदलता है तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप ये एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये m की जगह रख दिया, तो सी टू दी पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 आ गया। क्लियर है, क्लियर है, डाउट है, इतना क्लियर है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो नोट कर लिया है ना आपने,
अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। चलिए क्या आया, ये देखिए 2h² एफ एफ डैश कॉस थीटा माइनस 1 2h एफ एफ डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। और एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एम नॉट का स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सी टू दी पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। क्या बचा, तो भाई हम लोग बोलेंगे ये और ये चले गए, क्या बचा 2h की घात 2 एफ एफ डैश, यहाँ देखो ये एज इट इज बिल्कुल 2h एफ एफ डैश एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एम नॉट की घात 2 सी टू दी पावर 4 एम नॉट की घात 2 सी टू दी पावर 4 माइनस एम नॉट सी टू दी पावर 4। वाह, बड़ा आसान हो गया। कैसे, ये धन में है और ये ऋण में है, तो कट गए यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या आया, आगे आया ये, ठीक है, इतना। तो क्या करें, अब भाई ट्रांसफर करेंगे, कैसे पक्षांतर करेंगे, आपके पास दो नंबर बन रहे हैं ना, ये कॉस थीटा माइनस 1 और इसको उधर ले गए, उधर ले जाएंगे तो ये धन में है तो इधर आके ऋण में हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, मैं तो 2 को कटाऊंगा। फिर यहाँ h की घात 2 है, यहाँ सिंगल h है, तो मैं उसको भी काट दूंगा, तो यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा और ये h चला जाएगा, ठीक। समीकरण का रूप बदल गया, क्या बन गया, अब ये बन गया, ठीक है। क्या आया, एच एच एफ एफ डैश कॉस थीटा माइनस 1 बराबर माइनस एफ एफ डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब एक काम करें, क्या यहाँ से एफ एफ डैश को पक्षांतर करते हैं, ठीक। तो कैसे करें, यहाँ से पक्षांतर करो, तो यहाँ एफ एफ डैश को इधर ले आए, तो एफ माइनस एफ डैश बटे एफ एफ डैश और इसको एम नॉट सी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो एच बटे एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया कि डाउट है, समझ में आ गया होगा। अब आगे आगे गए तो यहाँ पे जो डिवाइड है आपका, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ एफ डैश, यहाँ पे ये डिवाइड है तो डिवाइड दोनों के साथ है ना भाई, एफ बाई एफ एफ डैश होगा और एफ डैश बाई एफ एफ डैश होगा, तो एफ बाई एफ एफ डैश रहेगा तो एफ और एफ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ डैश आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश बाई एफ एफ डैश रहेगा तो माइनस 1 बाई एफ आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। तो क्या करें आप यहाँ पे, और यहाँ कॉस थीटा माइनस 1 है, ये देखिए इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा कर दे रहा हूँ, इधर का माइनस और ये माइनस कट जाएगा। क्लियर है, चलिए क्या आ गया, आगे देखिए, अब आगे है एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बाई एफ डैश माइनस 1 बाई एफ। एफ आवृत्ति है, ध्यान रखना, न्यू की जगह हम लोग एफ लिखे हैं ताकि वो वी वाला कंफ्यूजन ना हो, ठीक। समीकरण काफी लंबे बन रहे थे ना, इसलिए। तो एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बाई एफ डैश और 1 बाई एफ आया, ठीक। अब मैं कहता हूं कि c बराबर न्यू लेमडा, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल तरंग के वेग के बराबर होता है, याद है ना। तो एक काम करें, क्या ये मान निकाल लेते हैं इसका, तो मान निकालेंगे तो कितना मान निकलेगा, ये देखिए। अब अगर मैं c को इधर ले आऊं तो लेमडा बाई सी हो गया, लेमडा बाई सी कितना आएगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ लिखिए इसको, ठीक है। तो 1 बाई एफ बराबर कितना आया, लेमडा बाई सी, तो 1 बाई एफ डैश की जगह कितना लिखना पड़ेगा, लेमडा डैश बाई सी, और 1 बाई एफ की जगह कितना लिखेंगे आप, लेमडा बाई सी। डाउट तो नहीं हो रहा, आप कहते हैं कि c बराबर एफ लेमडा, मतलब प्रकाश का वेग या तरंग का वेग बराबर तरंग की आवृत्ति गुणित तरंग का तरंग दैर्ध्य। तो अगर मैं c को पक्षांतर करके इधर ले आया तो f को पक्षांतर करके इधर लाऊंगा ना भाई, तो एक क्या हो जाएगा, 1 बटे एफ, और इधर क्या आ जाएगा, लेमडा बटे सी। तो 1 बटे एफ डैश है, ये क्या है, 1 बटे एफ डैश, तो एफ डैश है तो क्या आ जाएगा, ये लेमडा डैश बटे सी, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य बदल रहे हैं ना, वेग तो नहीं बदलता प्रकाश का वेग, विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत पहले ही बोल चुका है
किसी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सी ही रहता है, इसलिए वो नहीं बदलेगा। तो लेमडा 1/f डैश का मान क्या लिखेंगे आप, लेमडा डैश बाई सी, और 1/f कितना हो जाएगा, लेमडा बाई सी। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, h/m0 c² 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, आगे गए आप तो आपको ये मिला, c को एलसीएम ले लिए ये, तो लेमडा डैश लेमडा बाई सी h/m0 c² 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये c और ये c कट जाएगा, क्या बचा भाई, लेमडा डैश माइनस लेमडा h/m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। इसी को आप लोग डेल लेमडा बोलते हैं, या कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, या कॉम्पटन हटाओ बोलते हैं, या कॉम्पटन विस्थापन बोलते हैं। इस सूत्र से क्या दिखा, इस सूत्र में ध्यान देंगे अगर आप, तो ये पता चल रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट का जो मान होता है या कॉम्पटन विस्थापन का जो मान है, आपतित तरंग के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता। इस सूत्र को देख लीजिए यहाँ तक। दूसरा, वो जो प्रकीर्णित पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करता है, थीटा पर। थीटा क्या है अपने चित्र में देखिए, फाई जो इलेक्ट्रॉन प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का कोण है, और थीटा क्या है, प्रकीर्णन कोण है। तो ये जो कॉम्पटन हटाव है या कॉम्पटन शिफ्ट है या कॉम्पटन विस्थापन है, उसका मान प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है, थीटा के मान पर। ठीक, और अपने इस सूत्र में अगर आप ध्यान दें तो आपको ये दिखेगा कि ये पूरा संख्या नियतांक है, h प्लांक नियतांक है, m0 स्थिर द्रव्यमान है, और c प्रकाश का वेग है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई चूंकि नियतांक है और इन सब के मान आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं, है ना भाई, 9.1 × 10⁻³ होता है। इसको मैंने 9 ले लिया है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वैसे 9.1 ले लीजिए आप 10⁻³ करके, ठीक है। और h का मान जानते हैं आप, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और c का मान जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सब मान को इसमें रखिए। तो इसको रख के अगर आप हल करते हैं, ये देखिए ये रख दिया मैंने, m का मान, c का मान, तो इसका मान आ रहा है 0.0242 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक, 10⁻10 मीटर आएगा, तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा, एंगस्ट्रॉन्ग लिख दूंगा। तरंग दैर्ध्य है इसलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य तो हम लोग एंगस्ट्रॉन्ग में बोलते हैं ना, इसलिए। ठीक, चलिए अब अगर आप मेरे से ये पूछें कि ये जो कॉम्पटन शिफ्ट का मान है, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट अपना, ये जो नंबर है इसकी जगह 0.0242 एंगस्ट्रॉन्ग और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मैं कहूँ कि थीटा का मान 0 हो जाता है, ठीक, अगर मैं कहूँ कि थीटा का मान क्या हो गया, 0, थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा तो क्या आएगा आपका, डेल लेमडा बराबर 0.242 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 यानी कि 1, और कॉस 0 1 हो जाएगा, तो डेल लेमडा का मान कितना, 0। कॉम्पटन विस्थापन 0 होता है। तो इस प्रकार अगर प्रकीर्णन कोण का मान 0 रहे, तो इस स्थिति में जो प्रकीर्णन होता है उसको अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग बोलते हैं, या इसको चिरसम्मत प्रकीर्णन बोलते हैं, क्लासिकल प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप कहें कि थीटा की जगह मैं π/2 रखूंगा, यानी कि 90, तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया 0.0242 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 यानी कि 0, कितना आया भैया, 0.0242 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। ये किसका मान, डेल लेमडा का मान, कॉम्पटन विस्थापन का मान। समझ में आ गया। और अगर पाई रख देते तो, पाई रख देंगे तो कॉम्पटन हटाओ का मान आएगा 0.0242 1 माइनस कॉस 180, 180 मतलब -1, तो -1 - 1 +1, तो ये कितना हो गया भाई, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 0.0484
4 एंगस्ट्रॉम। मतलब प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ने से कॉम्पटन विस्थापन का मान बढ़ रहा है, और कॉम्पटन विस्थापन का मान आपतित विकिरण के तरंगदैर्घ्य तथा प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? केवल और केवल प्रकीर्णन कोण पर। और कॉम्पटन प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकीर्णन के पश्चात विकिरण के तरंगदैर्घ्य में आने वाले परिवर्तन को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, और जो परिवर्तन आ रहा होता है उसको कॉम्पटन हटाव कहते हैं। इस प्रकार से आपने इस लेक्चर में ये जाना कि आपका ये जो कॉम्पटन हटाव है या कॉम्पटन विस्थापन है उसका मान h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा होता है, जहाँ h/m0c का अगर मान निकालें तो ये आता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। इसके हिसाब से अलग अलग प्रकीर्णन कोण के लिए आप कॉम्पटन विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कॉम्पटन प्रभाव समझ में आ गया होगा, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपके जो प्रकाश होता है वो कण व्यवहार दिखाता है। कण व्यवहार कब दिखाया? जब आपने कृष्णिका पिंड विकिरण वक्र का अध्ययन किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया, और ये कॉम्पटन प्रभाव का अध्ययन किया। इसी प्रकार से उत्सर्जन और अवशोषण में भी आप विकिरण के उत्सर्जन और अवशोषण में भी कह सकते हैं। तो प्रकाश के 2 व्यवहार दिख गए हमको, तरंग व्यवहार व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण, और कण व्यवहार कृष्णिका पिंड विकिरण वक्र और प्रकाश विद्युत प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव आदि के द्वारा। तो यहाँ तक आपको कॉम्पटन प्रभाव समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।